हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो जब से यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तब से उनके काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स वायरल हुए हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें आप ये कह सकते हो कि अफरा तफरी मच चुकी है। चाहे से जब उन्होंने स्टेटमेंट पास किया कि मैं नेटो से अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा, यानी कि वो यूएसए कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब ये बात हुई कि जो भी कंट्रीज या जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन डॉलर से मूव अवे करने का प्लान कर रही हैं, तो उनके ऊपर भी काफी ऐसे कमेंट्स पास किए गए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट उस टाइम निकल के आता है, जो कि आज इस लेक्चर से जुड़ा हुआ है, वो ये था कि मैं कुछ कंट्रीज पे टैरिफ्स लगाऊंगा। और स्पेशली वो बात करते हुए नजर आते हैं कनाडा की, मैक्सिको की एंड चाइना की भी। कनाडा मैक्सिको पे तो वो अराउंड 25-35% तक टैरिफ्स की बात करते हैं, बट जब चाइना की बात आती है तो वो बात करते हैं कि मैं 60% तक भी टैरिफ्स लगा सकता हूं जो भी हम गुड्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब उसके रिस्पॉन्स में चाइना क्या करने वाला है, और यह क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएसए ने यह बात करी है और चाइना रिटेलिएट करेगा, और इसी प्रोसेस को हम ट्रेड वॉर कहते हैं। अब पहली बात ये, ट्रेड वॉर होती क्या है? ट्रेड वॉर एक इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट या फिर एक आर्थिक युद्ध है जिसमें कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की पॉलिसीज पे रिटेलिएट करता है। और किस तरीके से, कौन से तरीके होते हैं? वो तरीके होते हैं ट्रेड बैरियर्स के। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो कंट्रीज के बीच में काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स, ऐसे मेजर्स लेना जिसकी वजह से वो ट्रेड उतना स्मूथली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ना हो पाए, उसे हम ट्रेड वॉर कहते हैं। अब यहां पे दूसरी चीज आती है कि ट्रंप कहते हुए नजर आते हैं कि मैं टैरिफ्स को इंक्रीज कर दूंगा। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, टैक्स और टैरिफ में क्या डिफरेंस है। और प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है कि किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां जो हैं वो दो नेशंस के बीच के रिलेशन को गवर्न करती हैं। और यहां पे हम बात करेंगे यूएसए और चाइना की, बट मैं एग्जांपल आपको इंडिया का भी देता हुआ नजर आऊंगा। और जिन प्रिंसिपल्स पे मैं बात करूंगा वो प्रिंसिपल्स आपको जितने भी इकोनॉमिक लेक्चर्स आते हैं मोस्टली उनमें आपको बहुत हेल्प करेंगे, या फिर जो भी आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था टैक्स और टैरिफ की। टैक्स जो है वो एक तरीके का मैंडेटरी या फिर ऑब्लिगेशन है कि आपको एक फाइनेंशियल चार्ज देना पड़ेगा। कौन लगाता है ये चार्ज? ये लगाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों लगाता है? जिससे कि वो रेवेन्यू, राइट, जिससे कि वो रेवेन्यू सेलेक्ट कर सके, ठीक है, रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। और उस रेवेन्यू को वो क्या करता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करता है या फिर कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आता है। इस तरीके से टैक्स लगाए जाते हैं। बट जब वो टैक्स कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के इंपोर्ट पे या फिर एक्सपोर्ट पे लगाए, राइट, जब इंटरनेशनल ट्रेड में जब जो टैक्स लगते हैं उन्हें हम टैरिफ्स कहते हैं, राइट। अब आप पूछेंगे कि इन टैरिफ से चाइना को क्या घाटा होगा, या फिर चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो क्या प्लान कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दो आर्टिकल्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं वो कंसिडर कर रही हैं अपनी करेंसी को लोअर करने में। मतलब जो आज के टाइम पे युआन की वैल्यू है उसको लोअर करना चाहती है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, राइट, क्योंकि हम मोस्टली जो ट्रेड्स होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, वो डॉलर्स के अंदर ही होती हैं, राइट। और दूसरा ये है कि अगर, क्यों, कारण यही है कि ट्रंप के टैरिफ्स को काउंटर करना है। तो ट्रंप के टैरिफ को काउंटर करने में यह भी हो सकता है कि जो अभी चाइना की सिचुएशन है जिसमें वो बहुत ज्यादा डेट में जा चुके हैं और ज्यादा डेट में जा सकते हैं। तो अब ये दो आर्टिकल आपको समझ में आए, आपको टैरिफ समझ में आया, आपको ट्रेड समझ में आया, आपको ट्रेड वॉर समझ में आया, राइट। और ऐसा नहीं है, ये पहले भी हुआ था जब यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। तो स्पेशली उस टाइम पे 2018 से 2020 के बीच में जो ट्रेड हो रही थी यूएसए और चाइना में, उस टाइम पे 12% की गिरावट देखने को मिली थी चाइनीज करेंसी युआन में, जब उसको आप कंपेयर करते हैं डॉलर के साथ में। अब एक कंडीशन आपको बहुत समझनी पड़ेगी, चाइना के लिए चैलेंजिंग क्यों है, और जो चाइना मूव लेने वाला है वो रिस्की मूव क्यों हो सकता है। पहली चीज, चाइना का जो एक्सपोर्ट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज हैं, या जो चाइना जितना एक्सपोर्ट करता है वो एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है। लेकिन दूसरे आप चीज पे देखेंगे तो जो उनकी डोमेस्टिक डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अगर किसी भी नेशन को इकोनॉमिकली ग्रो करना है, राइट, तो
डोमेस्टिक डिमांड कि विद इन द बॉर्डर्स जो डिमांड है वो भी होनी चाहिए, तभी तो कंजम्पशन होगा। अगर डिमांड नहीं होगी तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी, कुछ सर्विसेज आपको देंगी नहीं, राइट। और एक्सटर्नली भी अगर आपके गुड्स की डिमांड दूसरी कंट्रीज में नहीं होंगी तो आप ग्रो नहीं होंगे। ये दो पिलर्स होते हैं मोस्टली, राइट। तो अभी चैलेंज ये है कि चाइना में डोमेस्टिक डिमांड हो रखी है कम, डेट उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है जब हम उसको कंपेयर करेंगे जीडीपी के साथ में, और अब ये चैलेंज आ चुका है टैरिफ्स का। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे चाइनीज ऑफिशियल्स प्लान कर रहे हैं और ट्रंप ने क्या बोला है। तो ट्रंप ने बोला कि मैं 10% तो यूनिवर्सल इंपोर्ट टैरिफ लगाऊंगा और 60% तक टैरिफ लगाऊंगा चाइनीज इंपोर्ट्स पे। यूनिवर्सली मींस जिन भी कंट्री के साथ में उनका डील हो रहा है तो स्पेशली मिनिमम इतना टैरिफ तो लगेगा ही। जो भी सामान यूएसए के अंदर जा रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, और उस टैक्स जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में हम बात कर रहे हैं, व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड, तब हम उस टैक्स को टैरिफ्स कहते हैं। अब आगे जानने से पहले कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो ऐसे कौन सी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जिससे ये आर्टिकल तो आपको समझ में आएगा ही, बट साथ साथ में कोई और भी आर्टिकल जब आप देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं तो यूपीएससी ने फ्लैट 50% ऑफ दिया है अपने कोर्सेज में, और साथ साथ में आपको फ्री एक्सटेंशंस भी मिलेगा। जैसे कि अगर आप 9 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उतने ही अमाउंट के टाइम के लिए फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। मुझे जो पर्सनली फेवरेट सबसे अच्छा फीचर लगता है वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल कराते हैं तो आपको हिंदी बैच का एक्सेस मिलेगा, और अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल कराते हैं तो आपको हिंदी बैच का एक्सेस मिलेगा। आरएम 2026 जो कि इंग्लिश बैच है 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आगाज 2027 इंग्लिश बैच है जिसमें साइंस एंड टेक लेके आ रहा हूं मैं 15 दिसंबर से, और इग्नाइट जो कि एक इंग्लिश बैच है, राइट। अब समझते हैं चीजों को, ठीक है। आपको कंटेक्स्ट समझ में आया किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का सिलेक्शन होता है, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में अफरा तफरी मची हुई है, जिस तरीके से वो कमेंट पास करते हैं, स्पेशली जब वो बोले जा रहे हैं कि जब वो 20 जनवरी 2025 से अपना ऑफिस संभालेंगे, व्हाइट हाउस में रिटर्न करेंगे, तब वो सीरियसली टैरिफ्स को लगाएंगे। अब टैरिफ समझ में आया, टैक्स समझ में आया, सब कुछ समझ में आया, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मैंने डोमेस्टिक सिचुएशन तो आपसे डिस्कस कर दी, ग्रोथ कम है, डेट ज्यादा हो चुका है, लेकिन एक्सटर्नल मार्केट में तो वो अच्छे से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बट फिर क्या इशू? तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता हूं तो वो सिस्टम जो डील करते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना वो जो आपने प्रोड्यूस किया उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, और कितना जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको कंज्यूम किया जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम इकोनॉमिक सिस्टम्स बोलते हैं। अब उसमें कितनी ग्रोथ हुई, यानी कि उसमें कितना चेंज आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम उसे ग्रोथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट पिछले साल 5 फुट थी और इस साल अगर वो 5.5 हो जाती है तो आप बोलेंगे कि मेरे एक साल के अंदर 0.5 इंच जो है, वो मेरे 5 इंच जो है मेरी हाइट में क्या नाम है, इंक्रीज हुआ है। तो उसी तौर पे अगर इंक्रीज होता है इन द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, जो कि 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक आपका डोमेस्टिक डिमांड हो गया, दूसरा आपका एक्सटर्नल डिमांड हो गया। डोमेस्टिक डिमांड मतलब किसी भी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या डिमांड है, क्या जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उसकी डिमांड है। अगर मान लीजिए उसकी डिमांड होती है तो जो सप्लाई है वो प्रॉपर दी जाएगी, और डोमेस्टिक डिमांड से होगा क्या, डोमेस्टिक ग्रोथ होगी, राइट। इकोनॉमिक ग्रो करेगा क्योंकि आपको क्या करना पड़ रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। होप यू गेट इट, है ना, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड है। पर चाइना में इशू क्या है, चाइना में ये डोमेस्टिक डिमांड अभी ढीली पड़ी हुई है। ढीली का मतलब उतनी डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, और उसी वजह से हो क्या रहा है, उसी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ना होने की वजह से इनकी प्राइसेस धीरे धीरे गिरती जा रही है, और उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। जब प्राइस और गुड्स की, जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस है वो अगर जनरल तरीके से बढ़े, मतलब कि बहुत सारा पैसा अगर कुछ गुड्स को चेज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, और अगर बहुत कम पैसा बहुत सारे गुड्स को चेज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन, क्योंकि गुड्स बहुत सारे हैं, डिमांड है नहीं, तो बहुत कम पैसा ही चेज कर रहा है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो गया। तो ये डोमेस्टिक डिमांड यहां पे ठप पड़ी हुई है। अब बात करते हैं, अब जो भी डिमांड हो रही है, राइट, आप किसी शॉपकीपर के पास में जाते हैं, आप 10 रुपए देते हैं और आप एक
क्या नाम लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं। दैट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ओनली। ट्रांजेक्शन मींस व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज। तो इसमें आपका पैसे दे रहे हैं एंड आपके पास में बिस्किट आ रहा है। जब वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस दो कंट्रीज के बीच में, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होने लगे तो हम उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। वहां से जनरेट होती है एक्सटर्नल डिमांड। अगर आपके जो गुड्स हैं, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके डोमेस्टिक डिमांड वहां पे नहीं है तो इकोनॉमिकली ग्रो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भी आप एक स्टेबल कंडीशन में रह सकते हैं। आप एक्सटर्नल डिमांड से जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करके आप डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट कर सकते हैं। हम आगे इस पे बात करेंगे। तो चाइना यहां पे ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। चाइना की जो मार्केट, चाइना के जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है, स्पेशली गुड्स की डिमांड है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अक्रॉस द वर्ल्ड है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली अच्छे से ग्रो हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, राइट। तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर। अब ठीक है, तो चाइना, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ के दो पिलर्स बता दिए। उसके बाद में चाइना की सिचुएशन डोमेस्टिक डिमांड के पर्सपेक्टिव से और एक्सटर्नल डिमांड के पर्सपेक्टिव से भी मैंने बता दी। तो अब आप पूछेंगे कि ट्रेड वॉर क्यों हो रही है, क्यों ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक कंट्री कुछ पॉलिसीज फॉलो करती है, उसके रिटेलिएशन में दूसरी कंट्री कुछ अपनी पॉलिसीज फॉलो करती हैं, और जब वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें या फिर ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें जिससे कि ट्रेड में रुकावट आने लगे, उसे हम ट्रेड वॉर कहते हैं। तो अब यूएसए चाइना पे इतना ट्रेड क्यों लगा रहा है? क्योंकि चाइना जिस तरीके की पॉलिसीज फॉलो करता है। चाइना कौन सी पॉलिसीज फॉलो करता है? पहला है करेंसी मैनिपुलेशन। जिस तरीके से वो अपने गुड्स की एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए करेंसी को मैनिपुलेट करता है, वो कैसे करता है? वो करता है डीवैल्यूएशन से। किससे करता है? डीवैल्यूएशन से। अब डीवैल्यूएशन क्या है? देखिए, जब किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक, ठीक है, अपनी करेंसी को लोअर करे या फिर उसके दाम नीचे गिराए एज कंपेयर टू अदर करेंसी, तो उसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया कंटेक्स्ट में लेते हैं, अगर मान लीजिए $1 की वैल्यू आज 50 रुपीज है, ठीक है, $1 में 50 रुपीज है। अब आपने रुपए को नीचे गिराया, वो गिराया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो आपने कहा कि $1 को मैं 100 रुपीज कर दूंगा। तो आप तो बोलेंगे 50 से 100 तो पैसा बढ़ रहा है। नहीं नहीं, डॉलर के कंपैरिजन में डॉलर स्ट्रांग हो गया, क्योंकि पहले $1 में 50 रुपए आ रहे थे, अब $1 में 100 रुपए आ रहे हैं। तो मान लीजिए यूएसए में कोई एक कस्टमर बैठा है जो कि चॉकलेट ऑर्डर करता है। अब इंडिया में ये चॉकलेट 5 रुपए की है, राइट, और इसे ये चॉकलेट पसंद है, इसकी डिमांड है किसी भी कारण की वजह से, इसका पैसा ज्यादा है या फिर इसको चॉकलेट पसंद है जिस वजह से, तो पहले ये 10 चॉकलेट मंगा पा रहा था, राइट। अब अगर भारत देश ने हमारे पैसे की वैल्यू को गिरा दिया, लोअर कर दिया, स्पेशली सेंट्रल बैंक ने 100 रुपए कर दिया, तो जो 5 रुपए की चॉकलेट थी अब वो कितनी मंगा पाएगा? 20 मंगा पाएगा। तो इससे क्या होता है? इससे एक डिमांड जनरेट होती है उस कंट्री में, जिस कंट्री ने अपने पैसे को लोअर किया है, उस वजह से वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे कि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो उस देश में आती है फॉरेन करेंसी। और आपको एक चीज और बताऊं, जब फॉरेन करेंसी आएगी, आपको एक्सपोर्ट पता चल गया, इंपोर्ट पता चल गया, ठीक है। मान लीजिए चॉकलेट यूएसए में जा रही है, तो यूएसए इंपोर्ट करा रहा है, राइट। यूएसए के लिए क्या हो गया? वो इंपोर्ट हो गया, है ना। लेकिन इंडिया के लिए क्या था? इंडिया वो यूएसए को भेज रहा है, तो वो एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपके पास में पैसा आएगा, क्योंकि आपके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बाहर की डिमांड, एक्सटर्नल डिमांड की वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हो ही रहा है, राइट। ये आपको समझ में आया, राइट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट तो मैंने बता दिए, ठीक है, लेकिन बात ये है, इनका जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का, वो एक खाता मान लीजिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि ये मेजर करता है कि कितना एक्सपोर्ट्स गया, कितना इंपोर्ट गया, उसको पैसे के टर्म्स में। तो अगर मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, राइट, आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है, उससे आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है इंपोर्ट से, तो आपका ट्रेड क्या है? फायदे का सौदा है, ये ट्रेड सरप्लस है। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, तो ये क्या है? ट्रेड में आपके साथ में घाटा है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। और यही हो रहा है यूएसए के साथ में, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है उसका व्हेन इट कम्स टू चाइना।
मतलब चाइना जो है मतलब यूएसए जो है वो चाइना से बहुत ज्यादा माल इंपोर्ट करवाता है और यूएसए कम एक्सपोर्ट करता है चाइना को, या फिर आप कह सकते हो चाइना बहुत माल भेजता है यूएसए में और यूएसए से कम माल मंगाता है, इसलिए उसके पास में फॉरेन रिजर्व ज्यादा है, उसके पास में पैसा ज्यादा है, उसका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इसलिए यूएसए है चिंतित। तो इस पॉलिसी को लेके साथ साथ में दूसरा यूएसए का कारण है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का। वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी बचाना चाहता है, क्योंकि अगर चाइना के प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में जाएंगे और उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कंपीट करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स अगर सस्ते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो वहां का कंज्यूमर है वो चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो चाइना यूएसए सोचता है कि एक तो इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए, दूसरा जो वहां की इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये उसकी कुछ पॉलिसीज हैं। उसके रिटेलिएशन में क्या होता है, चाइना कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, जैसे कि करेंसी मैनिपुलेशन, जो कि मैंने आपको बताया डीवैल्यूएशन के तहत अपनी वैल्यू कम कर ली, जिससे कि डिमांड और बढ़ जाएगी क्योंकि अब आप कंपीट और ज्यादा कर सकते हो, राइट। तो टैरिफ से क्या होगा, टैरिफ से क्या होगा, अगर मान लीजिए अभी जो प्रोडक्ट चाइनीज जो प्रोडक्ट है वो यूएसए में बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड है, अगर उस पर टैक्स लगा दिया गया तो चाइना का प्रोडक्ट हो जाएगा महंगा और जो वहां पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड है वो अफोर्डेबल नहीं है वहां की मासेस के लिए। तो वो चाहते हैं इस तरीके से जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो जाए और दूसरा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर सके। अब आपको समझ में आया होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा डेप्रिसिएशन, इसीलिए युआन को वीकर करने की बात की जा रही है, जिससे कि जो टैरिफ जनवरी में लगाने की बात हो रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे चाइना उभर पाए और चाइना अपने करेंसी को इतना लोअर कर ले कि टैरिफ लगाने के बाद में भी उनके गुड्स की डिमांड उतनी ही रहे। ठीक है, इस तरीके से तो काउंटर किया जा रहा है। दूसरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चाइना क्या करता है, जो भी बाहर की इंडस्ट्री मतलब जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है चाइना के अंदर, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करता है, उनको ना फेवर करते हुए अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको ज्यादा फेवर किया जाता है, जैसे लैंड को फ्री में दे दिया या सब्सिडाइज रेट में दे दिया। और काफी बार तो ये भी देखा गया है, तीसरी जो उनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो उसको भी चोरी कर लेते हैं। तो इन सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ ट्रेड बैरियर्स बाकी कंट्रीज लगाती हैं। इस कंटेक्स्ट में यूएसए लगाता है, जिसकी वजह से हमें ट्रेड वॉर देखने को मिलती है और हर एक कंट्री अपनी पॉलिसीज अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए करती है, राइट। तो ये आपको सारी चीजें समझ में आई। अब डेप्रिसिएशन कैसे होगा, आपका सवाल ये होना चाहिए, जिसको वो डिवैल्यूएशन करके काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले चाइनीज गुड्स यूएसए के मार्केट में जा रहे थे। अब जब चाइनीज गुड्स यूएसए के मार्केट में मान लीजिए जा रहे थे, ठीक है, जा रहे थे, तो यूएसए इनको दे रहा था पैसा, तो बहुत सारा इनफ्लो हो रहा था डॉलर्स का, राइट, इनफ्लो हो रहा था डॉलर्स का। अब जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस डॉलर्स को एक्सचेंज कराएंगे किसमें, युआन में, बिकॉज वहां पे फंक्शन करने के लिए तो उन्हें युआन ही चाहिए। तो डिमांड किसकी बढ़ी, युआन की। अगर डिमांड युआन की बढ़ी एज कंपेयर टू डॉलर, तो युआन क्या होगा, युआन होगा स्ट्रॉन्गर और डॉलर होगा कमजोर, बिकॉज ऑफ सो मच इनफ्लो ऑफ डॉलर्स इनटू चाइनीज इकोनॉमी। लेकिन अब क्या होगा, अगर अब टैरिफ्स लगा दिए, अब चाइनीज प्रोडक्ट महंगे हो गए, तो बहुत कम एक्सपोर्ट्स यहां जाएंगे, बहुत ही कम एक्सपोर्ट जाएंगे, तो बहुत कम पैसा आएगा, बहुत कम पैसा आएगा, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कम पैसे को एक्सचेंज कराएंगे युआन में। तो अब क्या हुआ, अब युआन की डिमांड घट गई, इसका मतलब युआन अपने आप डेप्रिशिएट हो गया। अब इसको काउंटर करने के लिए वो करेंगे डीवैल्यूएशन, राइट। तो ये सारी चीजें हुई व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल डिमांड, किस तरीके से वो हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि हम इकोनॉमिकली भी ग्रो करें, साथ साथ में जो हमारा एक्सटर्नल डिमांड है वो भी हैम्पर ना हो। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकली ग्रो करती है दो पिलर्स पे। एक पिलर में डिस्कस कर चुका हूं कि वो क्या प्लान करने वाले हैं, कैसे काउंटर करने वाले हैं। दूसरी बात की थी कि कैसे जो अभी चाइनीज इकोनॉमी डेट में है, वहां पे ग्रोथ नहीं है, वहां पे ग्रोथ बहुत स्लगिश है, वो धीरे हो रही है, तो उसके लिए कैसे वो एक अनसस्टेनेबल डेट के गड्ढे में जा सकते हैं, मतलब इतना डेट ले सकते हैं जो शायद उनकी जीडीपी जिस अमाउंट से ग्रो कर रही है वो उसको बैलेंस ना कर पाए या फिर उसको अकोमोडेट ना कर पाए। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी, ये जो भी है, ये टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं कुछ अथॉरिटीज के पास में, जिससे कि वो इकोनॉमी में इंपैक्ट या इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मेनली जो है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज की जाती है, ऐसे टूल्स यूज किए जाते हैं जिससे कि आप ये मान लीजिए मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, स्पेशली इंटरेस्ट रेट्स को मद्देनजर रखते हुए।
और फिस्कल पॉलिसी की जब मैं बात करूंगा तो इसमें गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे टूल्स यूज करता है, स्पेशली दो टूल्स। एक तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ा देना या घटा देना, या फिर टैक्सेशन को बढ़ा देना या घटा देना। इन टूल से क्या करता है गवर्नमेंट इंपैक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर ली तो लोग जो जाएंगे वो पैसा ज्यादा ले पाएंगे जब पैसा उनके पास में ज्यादा होगा। ठीक है, जब उनके पास में पैसा ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। उस कंजम्पशन के लिए वहां की इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो होगा क्या, जो डोमेस्टिक डिमांड अभी धीरे है, अभी स्लगिश है, जो ज्यादा नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से आप टूल्स का यूज करते हुए नजर आते हैं। तो आपने इंटरेस्ट रेट को कम करके मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। ऐसे अगर आपने इंटरेस्ट रेट ज्यादा रख दी तो मनी सप्लाई कम, प्रोडक्ट डिमांड कम, कंजम्पशन कम और प्रोडक्शन कम, राइट। और अलग अलग सिनेरियोज में ये होता है। अभी हम सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं। फिस्कल पॉलिसीज में मैंने बात करी गवर्नमेंट टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। मान लीजिए कि अभी जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो 30% है, ठीक है, इनकम टैक्स मान लीजिए। अगर उसको 20% कर दिया जाता है तो अब जो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे थे वो कम देंगे, आपके पास में पैसा ज्यादा बचेगा तो आप खर्च करने के तरीके देखेंगे, और जब आप खर्च करने के तरीके देखेंगे तो उससे बढ़ेगी डिमांड से अगेन कंजम्पशन से अगेन प्रोडक्शन, और जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे फ्लरिश होने लग जाएगी, वहां पे डिमांड जनरेट होने लग जाएंगी, राइट। तो अभी चैलेंज यही है चाइना के साथ में कि एक्सटर्नल मार्केट, एक्सटर्नल जो डिमांड है वो तो अच्छी चल रही है, उनका अच्छा सेक्टर चल रहा है, बट डोमेस्टिक डिमांड नहीं हो पा रही। लेकिन जब से टैरिफ लग जाएंगे तो ये भी उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। और कैसे ये दोनों चीजें, चाइना की जो एक एग्रेसिव पॉलिसी है कि हमें 5% इकोनॉमिक ग्रोथ लेके रखनी है, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो सकती है और उस वजह से वो डेट लेते हुए नजर आएंगे, मैं बात करूंगा। तो टैक्सेशन में अब स्पेंडिंग देख लिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना चाहे सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे करना चाहे, तो उससे क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट से आपके पास फिर पैसा आएगा तो फिर डिमांड आएगा, अगेन साइकिल यही पूरी चलेगी। ये है फिस्कल डेफिसिट और आपका बजट डेफिसिट। देखिए, डेफिसिट यानी कमी। अब फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि जब, ठीक है, गवर्नमेंट ने ज्यादा स्पेंड कर दिया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया और गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कम आया, उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये बात सॉरी बजट डेफिसिट होता है जिसमें कि गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कम आया और गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में हुआ ये कि गवर्नमेंट टैक्सेशन और स्पेंडिंग, यही बात है, गवर्नमेंट ने ज्यादा स्पेंड कर दिया और उसके बाद में गवर्नमेंट के पास में पैसा कमाया। तो ये फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट में जो चीजें बजट में मेंशंस होती हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, उसमें हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं। और जो फिस्कल हमारे पैरामीटर्स हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसीज या टैक्सेशन या स्पेंडिंग, उन जब पैरामीटर्स की बात करते हैं तो हम उसमें फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, ठीक है। अब आपको ये पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा, क्या चैलेंज था, क्या कंटेक्स्ट था, क्या कंसेप्ट थे, वो सारे समझ चुके हैं। तो अब इसमें बोला जाता है जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कैसे वो हम अगर युआन को वीक कर देंगे। युआन को वीक करने का मतलब अगर हमने डेप्रीशिएट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है जो टैरिफ्स का इंपैक्ट होगा वो शायद हम निगेट कर दें, और जो हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड अभी भी है वो परसिस्ट करे या फिर वो डिमांड वैसी की वैसी ही रहे। इस बारे में बात की जाती है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, ये इनका टारगेट है 5% इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट का, ठीक है। ये सारी चीजें बात करते हैं। अब जो इनका सेक्टर एक अच्छा चल रहा है जिसमें एक्सटर्नल डिमांड अच्छी है, तो ये जो वीकर युआन है इनको एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट को भी कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, और जो अभी डिफ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, डिफ्लेशनरी प्रेशर्स मैंने आपको समझाए, जिस तरीके से चाइना में अभी गुड्स के लिए डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही हैं, तो ये भी बूस्ट होगा जो भी आप एक्सपोर्ट से अर्न करोगे। अब ये एक्सपोर्ट से अर्न कैसे करोगे, जब आप वीक कर दोगे युआन को, राइट। लेकिन इसमें घाटा यह है कि आपके जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि आपकी करेंसी की, आपकी जो वैल्यू है करेंसी की वो कम हो चुकी है। अब आपको ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, क्योंकि मोस्टली मान लीजिए डॉलर में ट्रेड हो रही है, तो अब आपको ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे कोई भी गुड्स आप अपने देश में इंपोर्ट कराना चाहते हैं, इसलिए गुड्स हो जाएंगे इंपोर्टेड। और अगर एक्सपोर्ट में शार्प डाउनटर्न या फिर शार्प कमी देखने को मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है करेंसी को किसी ना किसी तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे कि डिवैल्यूएशन, जिससे कि जो आपका एक सेक्टर ग्रो कर रहा है एक्सटर्नल डिमांड, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें। अभी जो दूसरा सेक्टर उसको तो नहीं है, ठीक है। और नवंबर में भी ऐसा देखा गया था कि जो चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं वो भी श्रैंक हुए थे, साथ साथ में जो इंपोर्ट्स हैं वो भी अनएक्सपेक्टेडली श्रैंक हुए थे। बट कहा जाता है कि दैट वुड बी अ शॉर्ट साइटेड पॉलिसी चॉइस। अब ये शॉर्ट साइटेड पॉलिसी चॉइस क्यों है?
मान लीजिए आपने अपनी करेंसी को लोअर कर दिया, अब एक टाइम तक तो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो रॉ मटेरियल्स आप इंपोर्ट करते हो, जो आपकी इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अगेन वो कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, जो मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि अब हो सकता है कि आपके इंपोर्ट्स में आपका बिल ज्यादा बने और एक्सपोर्ट से आपकी उतनी अर्निंग ना हो, तो आप ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे। दूसरा, अगर आप बार बार करेंसी मैनिपुलेट करेंगे तो जो दूसरे नेशंस हैं, राइट, वो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाते हुए नजर आएंगे, या फिर आपके ऊपर लगातार एक बाय एक नेशन करता हुआ टैरिफ्स इंक्रीज करता हुआ आएगा। तो ये वो रिस्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूं जब आप ट्रंप के टैरिफ को हैंडल करने की बात कर रहे हैं। अगर आप करेंसी को एग्रेसिवली लोअर करेंगे तो, यानी कि करेंसी को मैनिपुलेट करेंगे तो, और अदर नेशन भी ऐसा करते हुए दिखाएंगे, जो कि चाइना के लिए ठीक नहीं है। तो पहली चीज तो ये साइडेड पॉलिसी इसलिए नहीं है, 2 रीजन बता दिए मैंने। तीसरा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा रही है, अगर वो महंगे होते गए तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो भी महंगा होगा, तो वो इतना कॉम्पिटिटिव होगा ही नहीं मार्केट के अंदर कि आपके गुड्स की डिमांड बढ़े। साथ साथ में अगर वो मटेरियल जो आप इंपोर्ट करा रहे हो अगर वो महंगे हैं तो प्राइसेस महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो जो लोग कंज्यूम करना चाहते हैं वो भी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगेन उनके पास में तो उतना पैसा है ही नहीं। ठीक है, राइट, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो इसलिए कहते हुए नजर आते हैं कि एक शॉर्ट साइडेड पॉलिसी है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहां पे यही रिस्क है, अगर चाइना अपने करेंसी एंगल को एग्रेसिवली यूज करता हुआ नजर आता है तो आपको बाकी नेशन से भी टैरिफ देखने को मिल सकते हैं, और फिर उसके बाद में जो एक सेक्टर ग्रो कर रहा है आपका एक्सपोर्ट सेक्टर जो है, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। और एनालिस्ट एवरेज फोरकास्ट ये करते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो युआन है वो अराउंड 7.37, क्योंकि अभी अराउंड 7.25 है, तो बोला जा रहा है कि 7.37 तक गिर सकता है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। और अभी तक करेंसी ने नियरली 4% ऑफ इस वैल्यू अभी तक खो दी है सिंस द एंड ऑफ सितंबर। अब क्या होता है, द पोली टू बोरो, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल टॉप लीडर्स ये डिसाइड करते हैं कि अब हम एप्रोप्रिएटली लूज मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। अब देखिए, मैं पूरे एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर चुका हूं, करेंसी मैनिपुलेशन की बात कर चुका हूं, सब डील कर चुका हूं। अब ये देखिए, एप्रोप्रिएटली लूज मॉनेटरी पॉलिसी की बात क्यों कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे टूल्स जिसमें कि आप मनी सप्लाई का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अब एप्रोप्रिएटली लूज का मतलब कि हम ऐसा भी नहीं है कि इन्फ्लेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे और डेट भी अनसस्टेनेबल हो जाएगा। हम ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे जिसमें कि हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सके, साथ साथ में हमारा डेट भी इतना ना बढ़े। तो एप्रोप्रिएटली लूज में क्या होगा, आप इंटरेस्ट रेट को कर दोगे कम। जब आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दोगे तो लोग आपसे ज्यादा बोरो करेंगे, और जब लोग आपसे ज्यादा बोरो करेंगे तो या तो वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे, राइट, या वो कहीं स्पेंड करेंगे, और यहीं से डिमांड जनरेट होगी। डिमांड के बाद में कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपकी स्लोएस्ट डिमांड आपको देखने को मिल रही है आपकी कंट्री में, वो उसको आप टैकल कर सकते हो। जो प्रीवियस प्रूडेंट स्टांस था, प्रूडेंट स्टांस का मतलब कि आप चाहते थे कि हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लें और हमारा डेट भी अनसस्टेनेबल ना हो, राइट, तो उसे हम प्रूडेंट स्टांस कहते हैं। लेकिन और ये जो स्टांस है वो लगभग 14 साल तक इन्होंने हेल्ड किया है, लेकिन उसमें भी आपको जो गवर्नमेंट डेट है वो आपको जंप करता हुआ दिखाएगा मोर देन 5 टाइम्स, और उसी के एवरेज में अगर आप कंपेयर करेंगे तो जीडीपी अभी तक 3 टाइम्स बढ़ा है। अब देखिए, है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, लेट मी टेल। मान लीजिए ये है डेट टू जीडीपी रेशियो, राइट। अगर आपकी जीडीपी मतलब आपकी जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज आपके विद इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अगर उनकी मॉनेटरी वैल्यू मान लीजिए बढ़ नहीं रही, और लेकिन साथ साथ में आपको डेट लेना पड़ रहा है। अब आप बोलेंगे कि डेट मैं क्यों ले रहा हूं। अरे भाई, आपको डेट लेना ही पड़ेगा जिससे कि आप इन्वेस्ट कर सकें, आप स्पेंड कर सकें, राइट, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, क्योंकि बाकी आप देखोगे कि काफी आप कंट्रीज से भी लोन लेते हैं, फिर आप काफी ऑर्गेनाइजेशन से भी लोन लेते हैं, जिससे कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हैं उन पे आप स्पेंड कर सकें और आप डिमांड को बूस्ट कर सकें। लेकिन मान लीजिए आपकी तनख्वाह 50,000 है, आप लोन ले लेते हैं 1-1.5 लाख का, ठीक है। आप सोचते हैं कि मेरी 50,000 तनख्वाह, आने वाले टाइम पे मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं ये लोन चुका दूंगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट रेट भी लगता है। बट होता है कि आने वाले 2 साल में आपकी तनख्वाह 50,000 ही रहती है, और जो डेट है उस पर वो इंटरेस्ट लग रहा था तो डेट भी बढ़ता जा रहा है, राइट। तो उसकी वजह से
जिस हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी उतनी तनख्वाह बढ़ी नहीं, और वो जो डेट है वो आपके लिए अनसस्टेनेबल हो गया, अब आप चुका नहीं पा रहे। सेम गोज फॉर कंट्री, अगर आपकी जीडीपी ग्रो नहीं करी और आप डेट लेते चले गए तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और जो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से जो एक्सपोर्ट का मार्केट कहीं गिर सकता है, तो हमें डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाना जरूरी है। अब उस डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाया जाएगा जब आप लेंगे डेट, क्योंकि डेट से ही आप क्या करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में स्पेंड करेंगे, ठीक है, तभी आपका फिस्कल डेफिसिट या बजट डेफिसिट आएगा, क्योंकि आप पैसा बोरो कर रहे हैं। बोरो करने के बाद में, चाहे से वो हाउस होल्ड से बोरो करना हो, बाकी गवर्नमेंट से बोरो करना हो, कहीं से भी बोरो करना हो, जिससे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज या फिर आप स्पेंड कर सकें, जिससे कि आपके पास में पैसा आए और आप फिर जो इकोनॉमी जिसकी डिमांड जो कि बहुत ही स्लगिश ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है, डिमांड बहुत कम है, उस डिमांड को आप फ्यूल कर सकें, ठीक है। उसके लिए आप कई बार बॉन्ड्स भी रिलीज कर देते हैं, जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप कर्जा उठा सकते हैं। तो जैसे आपने बॉन्ड्स रिलीज किए, आपने मार्केट से पैसा लिया, वो पैसा आपने इकोनॉमी में डाला, जिससे कि ग्रोथ, जिससे कि डिमांड बढ़े, और फिर उसके बाद में ये आप कोशिश करते हैं। बट लेकिन अगर इकोनॉमी उस हिसाब से ग्रो नहीं हुई तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी चाइना के लिए भी, ठीक है। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो वो ग्रोथ देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क भी है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो चाइना है वो एग्रेसिवली ये प्लान कर रहा है कि हम हमारी इकोनॉमी को अराउंड 5% ही ग्रो करेंगे, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट। जिस हिसाब से आपकी डोमेस्टिक डिमांड है और जिस हिसाब से जब ट्रम्प ऑफिस में आ जाएंगे तो आपके ऊपर एक्सटर्नल जो ट्रेड है, जो आपका एक अच्छा सेक्टर ग्रो हो रहा है, वहां पे भी आपको डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। और उसी वजह से कहते हैं कि जो बजट डेफिसिट के टारगेट है, जो अभी 3% है, वो अराउंड 3% से 4% भी ग्रो हो सकते हैं। इसका मतलब आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी आपके रेवेन्यू से, राइट। अब स्पेंडिंग अगर बढ़ जाएगी और रेवेन्यू आपका कम है, तो अगेन आप क्या लोगे, डेट लोगे, ठीक है। इसको कम करने के लिए फिर वो डेट जो है, अगर आपके रेवेन्यू फिर नहीं बढ़ रहे, आपकी इकोनॉमी फिर ग्रो नहीं कर रही, तो आप और डेट लोगे, तो कहीं ना कहीं आप और ज्यादा डेट में जा सकते हो, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 4% फिस्कल डेफिसिट भी देखने को मिल सकता है, जो कि अभी 3% है 2024 में। और अगर 1% पॉइंट भी इंक्रीज होता है डेफिसिट के अंदर, तो उसका मतलब होता है अराउंड 1.3 ट्रिलियन युआन, दैट इज 179.4 बिलियन, ठीक है। और इसके लिए चाइना को ऑफ बजट स्पेशल बॉन्ड्स भी छोड़ सकते हैं, मतलब जहां बजट में नहीं मेंशन किया होगा कहां से रेवेन्यू आएंगे, तो वो ऐसे बॉन्ड्स रिलीज कर सकते हैं जिससे वो पैसा उठा सकते हैं। बट अगेन, अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करी तो जो पैसा वो उठा रहे हैं वो एक टाइम पर सस्टेनेबल डेट बन जाएगा, और यही सबसे बड़ा रिस्क आता हुआ नजर आ रहा है चाइना के सामने, जिस तरीके से वो ट्रम्प के टैरिफ को काउंटर कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी लिखिए, एंड प्लीज अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किए तो प्लीज इसे किसी ना किसी को शेयर कीजिए, जिससे उसकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो, और ऐसे कंटेंट को आप रेगुलरली सब्सक्राइब कीजिए। अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।